चलिए, आज आपको ले चलते हैं राजस्थान की गलियों में। आज हम यहाँ की शानदार निजी हवेलियों की एक दृश्य यात्रा पर निकल रहे हैं। ये महज इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये पत्थरों में उकेरी गई कला, इतिहास और संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। तो सवाल ये उठता है, जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं, तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले और आलीशान महल। लेकिन उन भव्य इमारतों से परे इन शहरों और कस्बों की गलियों में और कौन से वास्तुशिल्प के खजाने छिपे हुए हैं? आइए आज उन्हीं छिपे हुए रत्नों को खोजते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हवेली शब्द को ठीक से समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, नहीं, ये एक पारंपरिक भारतीय ग्रैंड रेजिडेंस है जो अपनी बेहद जटिल वास्तुकला, बड़े बड़े हवादार आंगनों और खूबसूरती से सजे बाहरी हिस्सों यानी फसाड्स के लिए जाना जाता है। असल में ये इमारतें उस दौर में रहने वालों की समृद्धि और उनकी कलात्मक पसंद का एक जीता जागता सबूत थीं। तो ये रहा हमारी आज की इस विरासत यात्रा का पूरा खाका। हम राजस्थान के भव्य निवासों के एक परिचय से शुरू करेंगे, फिर चूरू, जोधपुर, जयपुर और कोटा जैसे खास इलाकों में चलेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही अनोखे निवासों को देखेंगे जो किलों के अंदर बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हवेलियां कोई अलग थलग खड़ी इमारतें नहीं हैं। ये तो पत्थरों में तराशी गई एक पूरी विरासत है जो हमें उस समय के समाज, वहाँ की कला और लोगों के जीवन की एक बहुत ही दुर्लभ झलक देती हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है चूरू से, जिसे शेखावाटी क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस इलाके को राजस्थान की ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहते हैं और इसकी वजह यहाँ की खूबसूरत हवेलियां ही हैं। यहाँ की हर एक हवेली अपने आप में एक कलाकृति है, सच में। जरा यहाँ की विरासत का पैमाना देखिए। दानचंद चोपड़ा की हवेली से लेकर सुराणा हवेली तक, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये इस एक ही क्षेत्र में मौजूद कला के खजाने की विशालता को दिखाते हैं। इनमें से हर एक हवेली एक धनी व्यापारी परिवार की कहानी बयां करती है। चलिए, चूरू की कलात्मक दुनिया से अब जोधपुर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही खास और शानदार हवेली के पीछे के इतिहास पर ध्यान देंगे, ताकि ये समझ सकें कि इन इमारतों को बनाने में कितनी मेहनत, कितना समय और कितनी लगन लगती थी। हर महान इमारत के पीछे एक कहानी होती है ना? तो इस हवेली की कहानी शुरू होती है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के मंत्री रघुनाथ मल जोशी से, जिन्होंने इसे बनाने का सपना देखा। ये हमें याद दिलाता है कि आर्किटेक्चर के पीछे हमेशा एक इंसान का विजन होता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ऐसा मास्टरपीस बनाने में कितना समर्पण लगता था। जरा सोचिए, सिर्फ एक हवेली को बनाने में पूरे 21 साल लग गए। ये उन कारीगरों के धैर्य और उनके बेमिसाल हुनर का सबूत है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसे बनाने में लगा दी। और हाँ, पुष्य नक्षत्र हवेली अकेली नहीं थी। जोधपुर तो बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली और पाल हवेली जैसे कई और खजानों से भरा पड़ा है। इनमें से कई आज भी शहर की संकरी गलियों में अपनी पूरी शान से खड़ी हैं। ये शहर वाकई वास्तुकला का एक गढ़ था। अब हमारी यात्रा हमें राजस्थान के दो प्रमुख ऐतिहासिक केंद्रों की ओर ले जाती है, जयपुर और कोटा। आइए देखते हैं कि सत्ता के इन बड़े गढ़ों में हवेलियों ने अपनी जगह कैसे बनाई। यहाँ हम दो शाही राजधानियों की विरासत को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है जयपुर की नटाणी और सामोद जैसी हवेलियां, तो दूसरी तरफ कोटा की झालाजी की हवेली और बड़े देवता की हवेली जैसी प्रभावशाली इमारतें। ये दिखाता है कि सत्ता के इन केंद्रों में भी कला और वास्तुकला कितनी जिंदा दिल थी। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये वास्तुकला की परंपरा सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। अब हम अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये देखने के लिए कि ये कला पूरे राजस्थान में कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। ये टेबल इस परंपरा के फैलाव को एकदम साफ दिखाती है। उदयपुर की झीलों के पास बाफना की हवेली से लेकर अजमेर में दरगाह के पास बादशाह की हवेली तक, ये भव्य निवास पूरे राज्य के लैंडस्केप पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। और तो और फलोदी जैसे छोटे कस्बे भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ की हवेलियां इस बात का पक्का सबूत है कि ये वास्तुशिल्प की परंपरा सिर्फ बड़े शहरों का ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का हिस्सा थी। और अब हम अपनी यात्रा के सबसे अनोखे पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम उन हवेलियों की खोज करेंगे जो राजस्थान के विशाल किलों की मजबूत दीवारों के अंदर बनाई गई थी।
ये घर और गढ़ का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण पेश करती हैं। ये एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है ना? ये हवेलियां सिर्फ रहने के लिए घर नहीं थीं, ये तो किले की रक्षा प्रणाली का भी एक हिस्सा थीं। ये रहने की वास्तुकला और सैन्य इतिहास का एक कमाल का संगम है, जहां परिवार किले की ऊंची दीवारों के साए में रहते और फलते फूलते थे। चित्तौड़गढ़ के किले को ही ले लीजिए, जहां जयमल और फत्ता की वीर गाथाओं से जुड़ी हवेलियां आज भी मौजूद हैं। या फिर धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग, जहां झालाओं की हवेली आज भी अपनी शान से खड़ी हैं। ये इमारतें घर और गढ़ के इस अनोखे मेल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में मन में बस एक ही सवाल उठता है। हमने इन इमारतों की भव्यता देखी, इन्हें बनाने वालों के बारे में जाना और इनके स्थानों को भी समझा। लेकिन अगर ये दीवारें सच में बोल पाती, तो वो पीढ़ियों के इतिहास की, पारिवारिक उत्सवों की और उस कला के पीछे के कलाकारों की न जाने कौन कौन सी अनकही कहानियां सुनाती। ये एक ऐसा विचार है जिस